हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जय राम जी की जय श्री कृष्णा। किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, कोई सवाल वगैरह में तो बता दिया करें। कई बार क्या है, मैं पढ़ाता रहता हूँ और मैं मेरे हिसाब से कर जाता हूँ। हो सकता है कोई बात इजी वे में बतानी हो और मैं भूल जाऊं, क्योंकि क्लास में सामने स्टूडेंट्स रहते हैं तब तो किसी को दिक्कत होती है, चेहरे से पता लग जाता है, समझ में नहीं आया तो तरीका चेंज कर देते हैं। हालांकि मैं यहाँ भी अलग अलग तरीका चेंज करके बताने का प्रयास करूंगा। फिर भी जहां पर कोई परेशानी हो तो आप बोल दीजिएगा, उसकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्लास के नाम से अलग से डाल दूंगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। और दूसरी बात, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल तो करवाना शुरू किया ही नहीं है अभी तक। देखिए, सारे करवा दूंगा, कैसे क्या करवाना है वो सारा मेरे को पता है, वो प्लानिंग मेरे दिमाग में चल रही है। तो उसके लिए बिल्कुल भी आप टेंशन ले नहीं ले, पूरा आपका काम हो जाएगा। ठीक है, हाँ। क्योंकि सबसे पहले कंसेप्ट समझना जरूरी है। कंसेप्ट समझे, बाद में डायरेक्ट कैसे करना है, इजी तरीका क्या है, कंसेप्ट क्या है, सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले समझ तो हो। ठीक है, आप बाइक चलाना आपने सीखा नहीं, पहले कर रहे हो कि भाई साहब मेरे को डायरेक्ट स्टंट मार रहे हैं सिखा दीजिए, तो फिर वो परेशानी आएगी। और डायरेक्ट स्टंट मारना सीखोगे तो हमेशा चलने वाली चीज नहीं है। तो बार बार आपको कहा जा रहा है, उसको बात को समझने की कोशिश करिए, कंसेप्ट पर जोर दीजिए। एग्जाम में कैसे करना है वो कैसे आप करोगे, ऑप्शन से कैसे करोगे, ये सारा समझाना मेरा काम। आप चिंता मत करिए, बस जैसा मैं कहता जाऊं वैसा करते चले जाइए। एक कैलकुलेशन के लिए भी हम कुछ क्लासेस लेंगे आपकी, लेकिन वो जो क्लासेस लेंगे उससे पहले आप अपने आप को बेसिक कैलकुलेशन के लिए तैयार कर लीजिए। आपको बता दूं, संसार की कितने भी कैलकुलेशन की ट्रिक पढ़ लेना आप, ठीक है, लेकिन बेसिक कैलकुलेशन आपको आनी ही चाहिए। उसका कोई तोड़ नहीं है कि आपको बेसिक कैलकुलेशन नहीं आ रही है तो भी काम हो जाएगा। कोई कह रहा है साहब मेरे को तो 5 और 4 जोड़ना भी नहीं आता तो मैं ट्रिक बता दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस भरोसे में मत रहना बिल्कुल भी। ठीक है, तो बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो मैं बार बार जो बात कह रहा हूं उसको ध्यान में रखिए। बेसिक कैलकुलेशन का मतलब जोड़ बाकी गुणा भाग, जो नॉर्मली छोटे छोटे बड़े जो कैलकुलेशन है उनमें कैसे आप चेंज कर सकते हो, कैसी कैसी बातें हैं वो बता दूंगा, चिंता मत करो। तो एक तो आपको एक बात बता रहा हूं, उसको ध्यान से देखिए। दो दो डिजिट के जोड़ बाकी, दो दो डिजिट के जोड़ बाकी जो है वो आप वर्बली करना शुरू कर दीजिए। उसके लिए आपको पेन नहीं चलाना है, आज से ही आदत डाल लीजिए। दो दो डिजिट के जोड़ बाकी के लिए आपको पेन चलाना ही नहीं है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, शुरू में हो सकता है टाइम लगे, लेकिन बाद में धीरे धीरे टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल। अच्छा, दो दो डिजिट के जो पेन नहीं चलाना है, तो उसका मतलब कुछ लोग क्या समझते हैं कि जैसे 52 में 13 जोड़ना है, तो वो क्या करते हैं, बस पेन नहीं चलाते, हवा में लिखते हैं 52 और 13, 2 और 3 5, 5 और 1 6, 65 हो गए जी। नहीं, ऐसे नहीं। ठीक है, ऐसे तो 52 और 13 हो सकता है जोड़ लिया आपने, बाद में 2 और 3 5 आया, इधर 5 और 1 छाया, तो इधर वाला भूल जाओगे थोड़ी देर बाद क्या था यहाँ पर। ठीक है, हवा में पेन कितनी देर रुकता है वो, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। तो फिर क्या करना है, आपको अगर 52 और 13 जुड़वाया है तो बस सीधा सा काम आपको क्या करना है, 52 में 10 जोड़ दो, 62, 62 और 3 65। ठीक है, हाँ, 52 और 3 55 और 10 65। चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से, जो बेटर लगे, कंफर्टेबल लगे, इजी लगे वो करिए। ठीक है, आप उस तरह से टोटल करिए। वर्बली करने के लिए आपको थोड़ा सा पुराने लोगों का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे मेरी दादी जी बोलती थी 52 को 50 और 2, क्या बोलती थी, 50 और 2, यानी आप इसको 50 समझो तो 50 और 10 60 हो गया, 2 और 3 5, 60 और 5 65 हो जाएगा। या फिर एक को तो पूरा ले लो, 52 और 10 62, 62 और 3 65। ये वर्बली अगर सोचोगे तो डेफिनेटली काम हो जाएगा, लेकिन एक दिन में नहीं होता है, ध्यान रखना। ठीक है, आप सोच रहे हो एक दिन में कैलकुलेशन हो जाती है, बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, चमत्कार की उम्मीद मत करिए, आदत आपको डालनी पड़ेगी। जब तक आप आदत नहीं डालेंगे तब तक काम होगा नहीं। ठीक है, अच्छा चलो बढ़ते आगे। तो आपको दो दो डिजिट के जोड़ बाकी करने के लिए पेन बिल्कुल भी नहीं चलाना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, आज कुछ वर्कशीट आपको मिलेंगी दो दो डिजिट के जोड़ बाकी करने के लिए। ठीक है, उन वर्कशीट को आपको कंप्लीट करना है।
ठीक है। हाँ, और उससे संबंधित अभी पीपीटी आपके इसमें कोर्स में डल नहीं पा रही है, तो उसके लिए हमने ऐप वालों को बोल दिया है, तो थोड़ा 2-3 दिन में वो क्लियर हो जाएगी। तो पीपीटी नहीं डल पा रही है, तो पीपीटी की पीडीएफ ही हम डलवा पा रहे हैं फिलहाल, तो इसलिए उसके लिए तैयार रहें आप, ठीक है। और पीपीटीज के जो वीडियो हैं वो धीरे धीरे डालना शुरू कर देंगे। तो अब पीपीटी के जो वीडियो हैं वो शुरू में आप यूट्यूब से भी आप देख करके कर सकते हो। शुरू के जो कैलकुलेशन, बूस्ट योर कैलकुलेशन स्पीड के नाम से पहली, दूसरी, तीसरी क्लास आप यूट्यूब से भी हमारे चैनल मैथ्स बाय बीरबल कुमावत से देख करके कर सकते हैं। और बाकी उसके अलावा कुछ वीडियो यहाँ पर भी डल जाएंगे 2-3 दिन के अंदर, तो उनके लिए आप तैयार रहें और उससे प्रैक्टिस करते रहें। और वो प्रैक्टिस तो है ही है, उसके अलावा आप अपने डेली रूटीन में ये काम कर लीजिए कि मेरे को 2-2 डिजिट की कैलकुलेशन करने के लिए पेन नहीं चलाना है। मैं बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़े मेरे को, क्योंकि जो स्पीड है उसमें मोटा रोग यही है कि हमें 2-2 डिजिट के जोड़ बाकी करना नहीं आता। 2-2 डिजिट के जोड़ बाकी करने के लिए पेन चलाना नहीं पड़े, ठीक है। और एक बात और क्लियर कर लीजिए आप, 1 से लेकर 40 तक की संख्याओं के स्क्वायर आपको याद करने हैं। 1 से लेकर 40 तक की संख्याओं के स्क्वायर आपको याद करने हैं। आप अपने रोम रोम में रमा लीजिए, ठीक है। और 1 से लेकर 30 तक के क्यूब याद करने हैं आपको। 1 से लेकर 30 तक के क्यूब और 1 से लेकर 40 तक के स्क्वायर, ठीक है। मैं नहीं कर रहा कि आज एकदम से ही कर लीजिए, आप 2-2, 4-4, 5-5 डेली करते रहिए और आदत में डाल लीजिए, ठीक है। इनसे रिलेटेड भी कुछ वर्कशीट और मैं डाल दूंगा, ठीक है। धीरे धीरे 1-1, 2-2 करके डालता रहूंगा रोज रोज, तो आप उसको फॉलो करते रहिए। जो काम बताया जाए उसको साथ साथ करते रहिए, क्योंकि कैलकुलेशन एक साथ नहीं बढ़ेगी, आदत डालनी पड़ेगी उसकी, ध्यान रखना, ठीक है। और वो आदत लंबे टाइम तक चलाओगे तब बैठेगा हिसाब किताब। और दूसरी बात, हो सकता है जैसे कल वाली क्लास में कुछ बच्चे कह रहे थे कि हमें वो कोर्स ही नहीं दिख रहा है ऐप पर। देखो, ये शुरुआती स्टेज है, तो टेक्निकली कोई समस्या हो सकती है, तो उसमें हेडेक नहीं लेना आपको, ठीक। आराम से, प्यार से, किसी चीज की टेंशन लोगे तो इलाज नहीं होता है। बस फोन करके बता दिया यहाँ पर कि ये समस्या, हम वहां कॉल करके ये समस्या का समाधान करवाने का प्रयास कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो शुरू में 2-4 बार ऐसी सिचुएशन हो सकती है, बाद में सारा सुधर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। हाँ, टेक्निकली तो आप जानते ही हैं कि कई समस्याएं आती हैं, और हम टेक्निकली कुछ ज्यादा जानता नहीं हूं। मैं तो पर्सनली बता दूं आपको, जो लोग मेरे को पर्सनली जानते हैं उनको पता है कि टेक्निकली मैं ज्यादा कुछ जानता नहीं है, इसलिए ज्यादा दूसरे लोगों पर भी डिपेंड रहना पड़ता है। फिर भी आप कॉल करके बता दिया करें, जिससे जो भी समस्या हो उसका समाधान एज सुन एज पॉसिबल किया जा सके, ठीक है। तो टेक्निकली थोड़ी बहुत इश्यूज आते हैं, उनके लिए तैयार रहें। टेंशन नहीं ले, टेंशन लोगे तो फिर उसका इलाज नहीं है। और एक दूसरी बात मैंने कही थी, वो दोबारा बोल रहा हूं, अभी तक स्टूडेंट्स में रेगुलरिटी दिख नहीं रही है, ठीक है। पैसे देकर के कोर्स खरीदने की बहुत जल्दी रहती है, लेकिन वीडियो देखने की जल्दी नहीं रहती है। देखता हूं कुछ स्टूडेंट्स ने तो केवल 1-2 मिनट देख करके, ठीक है यार बाद में देख लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, जोश जोश में खरीद लेते हैं। नहीं, आप काम करिए प्रॉपर, रेगुलर जुड़े रहिए, तब मतलब है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। घर वालों का पैसा खराब नहीं करें, आपका समय खराब नहीं करें, बिल्कुल, ठीक है। चमत्कार की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं पालें, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि यार उन सर से पढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, उनसे पढ़ेंगे तो बढ़िया रहेगा, ये रहेगा। संसार के किसी भी टीचर से पढ़ लेना भाई साहब, खुद को तो करना ही पड़ेगा। खुद जब तक कुछ नहीं करेंगे तब तक कोई समाधान नहीं है, ठीक है। इसलिए खुद को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, खुद को मरने से ही स्वर्ग मिलता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। बार बार बोलना नहीं पड़े मेरे को आपको। चलो बढ़ते हैं, तो ये काम आप करना शुरू कर दीजिए, धीरे धीरे इनकी स्लाइड्स आपको मिलती रहेंगी। चलो अब आता हूं मैं आज के टॉपिक पर। अब आज के टॉपिक शुरू करने से पहले एक बात बता दूं मैं आपको, जो कल आपको होमवर्क दिया था उसमें आपने तो कोई समस्या पूछी नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से कोई छोटी मोटी समस्या थी, तो मैं बता देता हूं आपको, ध्यान से सुनिए। जैसे कुछ राइट और रॉन्ग वाले क्वेश्चंस दिए थे मैंने आपको, ये बहुत मैंने सोच समझ करके बनाया, बहुत कि भाई इसमें क्या क्या आपकी समझ डेवलप कैसे करनी है, उसके आधार पर मैंने आपका होमवर्क बनाया है। तो इसलिए थोड़ा सा प्यार से उसको देखने की कोशिश करिए, सीरियसली लें, ऐसे तुक्के नहीं मारे कि चलो यार राइट रट लिया, राइट हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है। नहीं, राइट है तो क्यों है, रॉन्ग है तो क्यों है। जैसे एक क्वेश्चन डाला मैंने,
कि सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक है, सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक है। तो है या नहीं है? देखो अब बात है वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी है। वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी है? वास्तविक संख्या है, प्राकृत संख्या भी वास्तविक है, और पूर्ण संख्या भी वास्तविक है, पूर्णांक संख्या भी वास्तविक है, परिमेय संख्या भी वास्तविक है, अपरिमेय संख्या भी वास्तविक है। यही तो बताया था आपको, ये सारी संख्या वास्तविक है। तो फिर सारी की सारी परिमेय संख्या वास्तविक है कि नहीं है? तो बिल्कुल है, सारी की सारी संख्याएं हैं वो वास्तविक है, ये वास्तविक संख्या है। तो प्राकृत भी वास्तविक है, पूर्ण संख्या भी वास्तविक है, पूर्णांक संख्या भी वास्तविक है, परिमेय संख्या भी वास्तविक है, और अपरिमेय संख्या भी वास्तविक है। ठीक है, अगर ये सवाल ऐसे बोल रहा होता, क्योंकि उल्टा सीधा कैसे ही बोलेगा आपको समझना होगा, सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है, सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है। तो देखो परिमेय संख्या कौन सी है? परिमेय संख्या जो प्राकृत संख्या वो भी परिमेय है, पूर्ण संख्या भी परिमेय है, पूर्णांक संख्या भी परिमेय है, परिमेय है। लेकिन अपरिमेय संख्या थोड़ी परिमेय है, नहीं है। क्लियर है बात? अपरिमेय संख्या परिमेय नहीं है। तो वास्तविक में तो ये सारी होती है, वास्तविक तो सारी होती है। तो इसने क्या बोला, क्या सारी वास्तविक संख्या तो परिमेय है? तो सारी वास्तविक संख्या परिमेय क्या? तो वास्तविक तो ये है ना, तो ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, लेकिन ये परिमेय नहीं है। समझ गए एक बात को? इसलिए बात गलत है। तो कौन सी बात सही है कौन सी गलत है, इसको बहुत प्यार से समझने की कोशिश करेंगे, तब बैठेगा हिसाब किताब। अगर आपको ये बोल दिया सभी सम संख्याएं पूर्णांक होती हैं, सभी संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक होते हैं। तो पूर्णांक कौन से हैं? पूर्णांक है, वैसे बता दूं मैं आपको, ऐसे नाम लिख करके बताया जा सकता है, वैसे 0 1 2 3 ये लो 4 इधर चला जाएगा, -1 -2 ये आ जाएगा। तो सभी सम संख्याएं पूर्णांक, तो सारी सम संख्याएं है कि नहीं है? 2 4 6 सारी की सारी है इसके अंदर, तो सारी सम संख्याएं पूर्णांक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर ये बोल दिया सभी पूर्णांक सम संख्याएं, सभी पूर्णांक सम संख्याएं, तो सारे पूर्णांक तो ये है ही, क्या ये सारे के सारे सम है? नहीं, ये तो गलत बात है। क्लियर है बात? आराम से प्यार से, आपको पता होना चाहिए कौन सी सम संख्या है, कौन सी विषय में किसको क्या बोल सकते हैं, किसको नहीं बोल सकते। तो मैं समझता हूं इन सवालों को आप बेटर कर सकते हो। आगे भी इस प्रकार के कई सवाल आपको पूछे जाएंगे, उनके लिए तैयार रहिए। सवाल आपको ज्यादा से ज्यादा चाहिए, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर पाओगे उतना ज्यादा सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो क्या है? तो सभी सम संख्याएं पूर्णांक है, तो ये तो क्या हो गया, सारी सारी सम संख्या पूर्णांक सही है। अब ये कह रहा है सभी पूर्णांक सम संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सभी वास्तविक संख्या परिमेय है, तो क्या सारी की सारी वास्तविक संख्या परिमेय है? सारी की सारी वास्तविक संख्या परिमेय नहीं है। और सभी परिमेय संख्या वास्तविक है, तो सारी की सारी परिमेय संख्या है वो कैसी है? वास्तविक। तो ये सही है। तो कौन सी सही है कौन सी गलत है मैंने बता दिया आपको। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए और क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। आज पढ़ते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, समगुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। ये क्या है? तो सबसे पहला शब्द तो है गुणनखंड। फैक्टर्स क्या होता है? देखो सीधी सी सिंपल सी बात है, देसी शब्दों में बता रहा हूं, जिसका भाग कंप्लीट जाए, जिसका भाग कंप्लीट जाए। जैसे 10 है, 10 में 2 का भाग जाता है, 10 में 2 का भाग जाता है। क्लियर है बात? तो 2 गुणनखंड है। 5 का भाग जाता है तो 5 गुणनखंड है। 10 का भाग जाता है 10 गुणनखंड है। 1 का भाग जाता है 1। जिसका भाग जाता है वो गुणनखंड है, जिसका भाग जाए वो क्या कहलाता है? गुणनखंड। अब गुणनखंड अभाज्य और भाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कौन से? भाज्य गुणनखंड कौन से? जिसका भाग जाए। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे? तो देखो ये अभाज्य गुणनखंड है, जो अभाज्य संख्या है ये अभाज्य गुणनखंड है।
क्लियर है बात। तो एक संख्या में कितने अभाज्य गुणनखंड है और कितने भाज्य गुणनखंड है, ये आपको देखना होगा, समझना होगा। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है 50, 50 को अगर आप तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये डायरेक्ट आनी चाहिए चीजें, इसके लिए आपको पेन चलाना नहीं पड़े। शुरुआती स्टेज में कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा देता हूं। जिसका भाग जाए, किसका भाग जाएगा किसका भाग नहीं जाएगा, इसके लिए भाजकता के नियम हम पढ़ेंगे, लेकिन वो थोड़ा आगे जाकर के पढ़ेंगे। कुछ सीरियल अपने को सेट करना पड़ता है, उस सीरियल के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ। भाजकता के नियम, किन किन संख्याओं का भाग जाएगा, किस में जाएगा किस में नहीं जाएगा, ये चर्चा हम आगे चलने के बाद करेंगे। लेकिन फिलहाल शुरुआती स्टेज में मैं बता रहा हूं आपको। देखो 50 है, 2 का भाग जा रहा है, तो 50 में 2 का भाग देंगे 25, फिर 25 में 5 का भाग जा रहा है, 2 का जा नहीं रहा है, 3 का नहीं जा रहा है, किसका जा रहा है 5 का, तो 25 में 5 का भाग दें कितना जाएगा, 5 भाग देके देख लीजिएगा। फिर 5 में 5 का जाएगा 1, तो 25 के टुकड़े कर लिए 2 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। तो अगर 50 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बोल दी 2 गुणा 2 गुणा 5, सॉरी 2 गुणा 5 गुणा 5, 2 गुणा 5 गुणा 5। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 3 हो गए। अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या है कितनी हो गई, 3, ठीक है। क्लियर है बात, ये सारे अभाज्य। अच्छा, कई बार आप गुणा 1 भी लगा लेते हो, गुणा 1 लगाने से फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन कभी आप भावावेश में आकर के कह दो जी 4 हो गए। देखो आपको 1 के बारे में हमने चर्चा करी थी, 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, समझ गए, ना तो भाज्य की कैटेगरी में आएगा ना अभाज्य कैटेगरी में। तो गुणनखंडों अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो जाएगी। क्लियर है बात। अच्छा, अगर आपको ये कहा जाए कि जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 60, तो 60 के लिए क्या करेंगे, देखो जब तक समझ डेवलप नहीं होती है, समझ तब तक तो आप ऐसे कर लो, 60 में 2 का भाग दिया 5, कितना जाएगा, 60 में 2 का भाग दिया 30, फिर 2 का भाग दिया 15, फिर 3 का भाग दिया 5, फिर 5 का भाग दिया 1, समझ गए बात को। अच्छा, 60 में 2 का भाग देकर देने 30 आ गया, 30 में 2 का भाग दिया 15 आया, 15 में 3 का भाग दिया 5 आ जाएगा, 5 में 5 का भाग देंगे 1 आ जाएगा। कितने हो गए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई जी, 4 हो गई। ध्यान रखना मैं बोल रहा हूं अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। अच्छा, तो देखो 1 2 3 और 4, कुछ लोग पूछते हैं प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं, तो पहला 2 है, दूसरा भी 2 है, तीसरा 3 है और 5 है। आप कहोगे इसको 2 बार क्यों बताया, देखो 2 बार इसलिए बताया कि 2 बार काम आ रहा है, यहाँ पर कितनी बार काम आ रहा है, 2 बार, 2 बार काम आ रहा है। और दूसरी बात है 2 दूनी 4 करके इसको लिख नहीं सकते, क्योंकि 4 लिखोगे तो अभाज्य नहीं रहेगा। क्लियर है बात। तो इसका अस्तित्व बरकरार रखने के लिए इन्हीं संख्या को 2 बार लिखते, 3 बार तो 3 बार मानते, 5 बार आ जाता तो 5 बार मानते। तो ये तो हो गई अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अच्छा, तो देखो अब बात बताता हूं, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया 2 की घात 4, 3 की घात 5, 7 की घात 10। अगर इसमें आपको ये पूछे कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो कैसे बताओगे आप अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, बताइए। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, आराम से तसल्ली से देख लीजिए। तो सारे के सारे प्राइम ही है, अभाज्य 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है और 7 भी अभाज्य है, सारे के सारे अभाज्य हैं। तो 4 तो बार तो ये, 5 बार ये, 10 बार ये। अब कितनी बार उससे मतलब नहीं, 2 बार तो 2 बार ही गिना हमने, तो ये 4 और 5 9 और 10 19, 4 5 9 और 10 19। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई भाई साहब, 19 हो जाएगी। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 19, ठीक है। कर लेंगे कैलकुलेशन और देख लीजिए। अगर आपको ये कह दिया 7 की घात 10 गुणा 5 की घात 25 गुणा 11 की घात 18, इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई बताओ। सबसे पहले यहां नजर डालनी है आपको, क्या ये अभाज्य संख्या है,
ठीक है, तो 10, 25 और 18, 10 प्लस 25 प्लस 18, 10 और 25 35, 35 और 18 आ जाएगा 53। तो इसका मतलब है अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 53 हो जाएगी। कर लेंगे कैलकुलेशन, कोई परेशानी है किसी प्रकार की? अच्छा, थोड़ा सा चेंज करके बताता हूं, ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए आपको ये दे दिया 10 की घात 27, 15 की घात 19, 21 की घात 16, ये दे दिया आपको, और अगर इसने ये बोला कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है, तो कैसे पता लगेगा अभाज्य गुणनखंड? आप कहोगे जी ना तो 10 अभाज्य है, ना 15 और ना 21। कोई बात नहीं, अभाज्य नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप अभाज्य में बदलिए इसको। तो अभाज्य में 10 है तो 10 के 2 टुकड़े हो जाएंगे क्या, 2 गुणा 5, जितने टुकड़े होते कर लो आप, 2 गुणा 5। लेकिन घात तो 27 ही रहेगी, घात कितनी रहेगी, 27। फिर 15 है, 15 को क्या लिख सकते हो आप, 3 गुणा 5। देखो अभाज्य में कन्वर्ट कर दिया हमने, जो अभाज्य में नहीं था उसको अभाज्य में कन्वर्ट कर दिया है, तो आ जाएगा 3 गुणा 5, घात में कितनी लग गई, 19 है, गुणा 21 को क्या लिख सकते हो, 3 गुणा 7 लिख देंगे, 21 को हम लिख देंगे 3 गुणा 7, और घात में कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। देखो आराम से सुनिए, तसल्ली से सुनिए, 27 घात इसके ऊपर भी लगाएंगे, इसके ऊपर भी लगाएंगे, तो ये आ जाएगा 2 की घात 27, 5 है तो 5 के ऊपर भी 27 लग जाएगा, तो आ जाएगा 5 की घात 27। फिर है 3 और 5 दोनों के ऊपर 19 घात है, तो इसलिए इसके भी 19 लग जाएगी, इसके भी 19 लग जाएगी, तो 3 की घात भी 19 और 5 की घात भी कितनी हो जाएगी, 19। फिर 3 की घात 16 और 7 की घात 16। अब ये सारी की सारी अभाज्य गिन लो यहीं से आप इसको, 27 और 27 54, 54 और 19 73, 73 और 19 92, 92 और 16 108, 108 और 16 124। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 124 आ जाएगी। ठीक है, आप चाहो तो एक जगह इकट्ठा करके कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप जैसे 2 है तो 2 की घात 27 तो ये भाई साहब, और 2 की घात और कुछ है नहीं, ठीक है, तो ये 2 की घात तो आ जाएगा 27। अब बात है 5, सॉरी 2 की घात 27, फिर 5 की घात देखो 27 तो ये रहा, और 5 की घात 19 ये रहा। आपको पता है गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती है, ठीक है, तो इसलिए 27 और 19 हो जाएगा 46, 27 और 19 46 आ जाएगा। आराम से जोड़ कर देख लेना, कईयों को बिना जो जोड़े लिख दे बोल देता हूँ 27 19 46, तो सोचते हो 27 19 46 कहते हो, भाई जोड़ कर देख लो आराम से, क्या दिक्कत आ रही है, जोड़ कर करके थोड़ी दिखाऊं आपको, ठीक है, हाँ जोड़ कर देख लेना, ठीक। अच्छा, अब जोड़ा कैसे, जोड़ने को आप ऐसे जोड़ सकते हो, तो 27 और 10 37, 37 और 9 46, या फिर ऐसे कर सकते हो 27 और 9 36, 36 और 10 46, या फिर आप इसको 20 मान लो, तो 27 और 20 क्या हो जाएगा, 47, एक कम कर लो तो 46 आ जाएगा, तो आ जाएगा 5 की घात 46। फिर देखिए 3 की घात 19 और 3 की घात 16, 19 ही हो जाएगा और 16 ही हो जाएगा, तो 19 और 16 कितना हो जाएगा, 35, 19 और 16 कितना हो जाएगा, 35, तो आ जाएगा 3 की घात 35 हो गया। हो गई बात क्लियर? अच्छा, फिर आगे देखिए, ध्यान दीजिए, फिर 7 की घात 16, ये लो, ऐसे कर लो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वहां से डायरेक्ट जोड़ देते, क्यों सारे भाज्य इसलिए ज्यादा दिमाग लगा, भाज्य पूछता तब आपको दिमाग लगाना पड़ता है, भाज्य में कोई दिमाग नहीं लगाना, सबको एक जगह इकट्ठा कर लो, यहां से टोटल करते हो यहां से भी हो जाएगा, यहां से करोगे तो यहां भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब भाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो देखिए 27 प्लस 46 प्लस 35 प्लस 16, लिख देता हूं, 27 प्लस 46 प्लस 35 प्लस 16, आराम से टोटल कर लो, और टोटल का काम आज है ही, आज कहीं भी टोटल करना पड़ेगा, छोटा मोटा गुणा करना पड़ेगा, तो बस ध्यान रखना है, वर्बली करना है, ठीक है।
टाइम एक्स्ट्रा लगने तो कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग कहेंगे साहब हमें तो नॉर्मल से टाइम से भी ज्यादा लग रहा है, लगने तो कोई दिक्कत नहीं है, आदत बढ़ेगी अपने आप सही हो जाएगा। 27 और 46 कितना हो जाएगा? 27 और 46 हो जाएगा 73। देखो अगर नहीं जोड़ना रहा तो 27 और 33, 33 और 40 73 हो जाएगा। ठीक है, फिर 73 और 35 108 हो जाएगा, 108 और 16 124। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स जो है वो क्या जाएगा? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आ गई 124। ठीक है, क्लियर है बात? एक एग्जांपल और ले लेता हूं फिर आगे बढ़ता हूं। तो देखिए जैसे आपके पास कोई संख्या है 7.5 की घात 10, 80 की घात 8, 3.5 की घात 6। ये कोई सवाल आ गया और इसमें आपको ये पूछा गया है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। तो अभाज्य इनमें से कोई सी भी नहीं है। ठीक है, अच्छा अगर आपको ये कह दिया कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो सबसे पहला काम जो है वो आप इसको अभाज्य में कन्वर्ट करो। जैसे 7.5 है, 7.5 को आप लिख सकते हो 15/2, 7.5 को लिख सकते हैं 15/2। किसी को नहीं समझ में आए तो आप ऐसे कर लो, पॉइंट है तो अगर ये पॉइंट एक डिजिट पर है तो एक बार 0 लगा देंगे, एक डिजिट पर एक बार 0, 2 डिजिट पर है तो 2 बार 0 लग जाएगा, 3 डिजिट पर होगा तो 3 बार 0 लग जाएगा, 8 डिजिट पर तो 8 बार 0 लग जाएगा। ये जो 10 घात है ये इस पर होल घात 10। फिर 80 है, एक बार तोड़ नहीं रहा हूं संख्या को, एक बार 80 का 80 लिख दिया मैंने। देखो समझाने के लिए लिखा है, बाकी ऐसे नहीं कि लिख करके बैठ जाओ, सर ने 4-4 लाइनें लिखी थी, हमने भी 4-4 लिखेंगे। ये केवल थोड़ा सा समझ डेवलप करने के लिए लिखवा रहा हूँ। 3.5 है जिसको आप 7/2 लिख सकते हो और घात में कितनी आ गई? 6 आ गई। तो देखिए समझिए बात को, ध्यान दीजिएगा। अब जो कट सकते हैं, जो टुकड़े हो सकते हैं वो टुकड़े कर लीजिए पहले। तो देखो 15 है, 15 को आप लिख सकते हो 3 गुणा 5, 15 को लिख सकते हैं 3 गुणा 5 और घात 10 है तो इस पर भी लग जाएगी, इस पर भी लग जाएगी। पिछले सवाल में देखो 2 गुणा 5 है, 10 के घात 27 थी तो 2 गुणा 5 27 लगाए तो 27 इसके भी लगा दिए, 27 इसके भी लगा दिए। ठीक है, तो अब दोनों के एक साथ लगाई थी कि नहीं लगाई थी? अब मैं ये लाइन लिखने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं यहां पर आने की कोशिश करूंगा। भाई जो टुकड़े हो गए वो तो हो ही गए और घात डायरेक्ट लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और जिसको लगता है कि भाई मैं नहीं लगा पा रहा हूं तो आप लिखिए इस लाइन के अकॉर्डिंग और बाद में करना। तो देखिए 3 गुणा 5 लिख सकते हो तो 10 घात है 3 के ऊपर भी लग जाएगी और 5 के ऊपर भी लग जाएगी और बटे में 2 इसके भी ये 10 घात लग जाएगी। ठीक है, अच्छा फिर आगे देखिए, समझिए बात को। 80 को क्या कर लोगे? तोड़ लीजिए। देखो 80 को तोड़ेंगे तो आ जाएगा 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 और 16 को क्या लिख सकते हो? 2 की घात 4, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80। ठीक है, कोई कहे सर आपको तो पता लग गया, हमें डायरेक्ट कैसे पता लगेगा? देखो अगर आपको पता नहीं लग रहा है तो आप इजीली जो टुकड़े होते हैं वो कर लो, आप जो आपसे इजी टुकड़े होते हैं वो कर लीजिए। जैसे कोई तो कहेगा साहब 8 और 10 हो गए, कोई बात नहीं, 8 और 10 हो गए, 8 गुणा 10 80 हो गया ना। अब 8 को और तोड़ लो, 2 गुणा 4, 4 को भी 2 गुणा 2 लिख लोगे। ठीक है, 5 को क्या लिखोगे? 2 गुणा 5। वही कंडीशन वही आई है। ठीक है, किसी के दिमाग में आएगी साहब मेरे तो ये बात में उस समय ध्यान में नहीं आई, मेरे तो दिमाग में ऐसे आ गया 40 गुणा 2, कोई बात नहीं है 40 गुणा 2 लिख लो, फिर 40 को तोड़ लो, 40 को तोड़ोगे तो 2 गुणा 20 लिखोगे, फिर 20 को और तोड़ लो, ऐसे तोड़ते जाओगे तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है ना, लेकिन आपको उस चीज से छुटकारा पाना है, ऐसे नहीं कि आप इसको लेकर के बैठ जाओगे 80 में 2 का भाग दिया 40। बात सही है, सीखने के लिए तो यही तरीका सही है, सीखने के लिए तो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं कि इसको लेकर के बैठ जाए बार बार ये काम करते रहे। ठीक है, केवल थिंकिंग प्रोसेस पर काम करना है। तो 80 को क्या लिखेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 2 4 बार है तो आप लिख सकते हो 2 की घात 4 गुणा 5, 2 की घात 4 गुणा 5 आ जाएगा। तो देखिए समझिए बात को, 2 की घात 4 गुणा 5। अब क्या करना है और तसल्ली से सुनिए, ध्यान से देखिए। 8 घात है तो इसके ऊपर भी लगेगी, इसके ऊपर लगेगी, तो 8 घात यहां भी लगेगी, तो यहाँ 4 पहले से 8 और लगा दो,
8 तो यहाँ से आएगा ना, और 5 के भी 8 लगा देंगे। मैं इधर दोबारा से समझा देता हूँ अगर किसी को कंफ्यूजन रह गया है तो। 80 की घात 8 है और आपको अभी बताया 2 की घात 4 गुणा 5 लिख सकते हो आप इसको। ये 2 की घात 4 गुणा 5 किसको लिखा है? 80 को लिखा है, ठीक है। अच्छा, और 8 घात लगा दी है। अब 8 घात इसके ऊपर भी लगाएंगे और 8 घात इसके भी, तो आ जाएगा 4 8 32 और 5 की घात 8। तो 2 की घात 32 गुणा 5 की घात 8, 2 की घात 32 गुणा 5 की घात 8 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा सुनो और देखिए, बटे में इसमें कुछ था नहीं, इसमें देखिए टुकड़े तो कुछ करने नहीं है, 7 के भी 6 घात लग जाएगी और 2 के भी 6 लग जाएगी। तो भाई साहब अब बाजे में तो हमने कन्वर्ट कर दिया है। अब आराम से सुनिए, तसल्ली से सुनिए, एक जगह इकट्ठा कर लो, बाद में हिसाब लगा लेते हैं। पहले देखो 2 की घात 10 है ये, और ये कितना है 6, नीचे 16 बार है। कितने बार है नीचे? 16 बार। ऊपर 2 कितनी बार है? 32 बार। तो 16 बार कट जाएगा, 32 बार है तो 16 बार कटेगा, 16 बार बच जाएगा। या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हो, भाग में गाते घट जाती है, भाग में गाते घट जाती है, गुणा में गाते जुड़ जाती है। भाग में गाते घट जाती है और गुणा में गाते जुड़ जाती है। और इससे संबंधित क्यों घटती है, क्यों जुड़ती है, ये बात जब घात का चैप्टर बढ़ेंगे तब वापस से चर्चा करेंगे तो और क्लियर हो जाएगी चीजें। चलो पहले तो देखिए 3 की घात 10 है, तो 3 की घात 10 है तो और तो कोई नहीं है ना, तो 3 की घात 10 हो गई। फिर 5 की घात 10 तो ये हो जाएगी, और 5 की घात 8 ये हो जाएगा। 10 और 8 कितना हो जाएगा जी? 18 हो जाएगा। क्या आएगा? 5 की घात 18। फिर 2 की घात कितना है? 8 चौक 32 है, लेकिन 2 की घात नीचे भी है, 10 ये और 6 ये, कितना हो जाएगा? 16। तो 16 ऊपर आकर किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, 5 का हो ही गया था, 7 का ले लेते हैं। 7 की घात 6, 32 में 16 जाएगा, 16 ही मान लेना, अब इसको मैं बार बार एक्स्ट्रा संख्या नहीं लिखूं, एक्स्ट्रा संख्या नहीं लिखने बेटा मेरे को। तो 16 और 6 22 और 28 18 40 और 10 50। तो अब भाज्य गुणनखंडों की संख्या ध्यान रखना, अब भाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। भाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 50 हो गई, ठीक है। अच्छा कई बार आपके पास संख्या ऐसी आएगी जिसका आप टुकड़ा नहीं कर पाओगे, टुकड़े कर ही नहीं पाओगे, बहुत जोर आएगा उसको टुकड़ा करने में। तो उस कंडीशन में क्या करना है, ठीक है। अभी हालांकि भाजकता के नियम भी सिखाऊंगा, लेकिन भाजकता के नियमों की भी कंडीशंस हैं कि भाई एक आगे लिमिट तक हम पता लगा सकते हैं, बाद में दिक्कत आती है। जैसे मैं एक सवाल देता हूं आपको, आपको एक संख्या बोल दी 323 और ये बोल दिया 323 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए कितनी। 323 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है। तो आराम से देखिए, तसल्ली से सुनिए। 323 को जब आप देखोगे, मैं पूछूंगा किसका भाग जाता है, ठीक है। तो दरअसल भाजकता के जो नियम है वो हालांकि यूज तो हम करते हैं, लेकिन 10-11 के बाद जाकर के धैर्य टूट जाता है लोगों का, ठीक है। तो उसका पता नहीं लग पाता है कि क्या सिचुएशन है, क्या हो गया ये। तो 7-8 तक तो ये संख्या भाग नहीं जा रहा है, 11 का देखा 11 का भी नहीं जाएगा, बाद में ज्यादातर लोग धैर्य छोड़ देते हैं, यार पता ही नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। तो ऐसी संख्या जब भी आ जाए तो थोड़ा प्यार से सवाल करो। आप ये देखिए, जैसे मैंने आपको कह दिया, आज 40 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, और इसके आगे के स्क्वायर में करवा दूंगा अपने आप याद, कोई दिक्कत वाली। अगर आपने ये 40 तक के स्क्वायर याद किए हैं तो 140 तक के तो एटलीस्ट मैं करवा ही दूंगा, इससे आगे ही करवा दूंगा, ये समझ लो आप। 1000 तक के स्क्वायर में वैसे आपको कोई परेशानी आएगी नहीं, ठीक है। लेकिन शुरुआती स्टेज में आपको ये बात समझनी रहेगी, ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो 40 तक के स्क्वायर है वो बेसिक है, एक तरह से समझ लो आप, ठीक है। वो तो आपको आना ही चाहिए, उसके लिए कोई ट्रिक मत लगाना, क्योंकि वो बड़ा सारा देंगे आगे। जो जो जिससे बड़े सारे की उम्मीद हो उसको सॉलिड तैयार करना ही आपको, ठीक है। और अच्छा ये भी नहीं, याद करने का क्या मतलब है, जैसे मैंने पूछ लिया भैया 22 का स्क्वायर बताओ, अच्छा 22 का स्क्वायर, 22 का ऐसे आधे घंटे तक तो करते रहो और बाद में बता दिया 484। अगर इतना टाइम लेकर के लगा रहे हो तब तो याद क्यों कर रहे हो, गुणा ही कर लेंगे हम इतनी देर में। तो 22 का स्क्वायर, 22 को 22 से गुणा कर लेंगे, गुणा करने में कितना टाइम लगेगा, 10 सेकंड लग जाएंगे, 15 लग जाएंगे, ठीक है। 22 का स्क्वायर आपको पूछा तो तुरंत 484 आने चाहिए, बिना सोचे बिना समझे डायरेक्ट, ठीक है। सोचना नहीं पड़े। इसका एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान दीजिए। जैसे मैं आपको पूछूं, जहां बैठे हो वहीं देखिए, ये कितना लिखा हुआ है,
तो लिखा हो कितना लिखा हो, तुरंत ही सबके दिमाग में होगा यार सर ये क्या बात पूछ रहे, 74 है तो फटाफट ही। ठीक है, तो आज तो तुरंत आपने 74 बता दिया, लेकिन आप वो दिन याद करिए, कौन से दिन, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, जब स्कूल में गिनती सर ने सिखाना शुरू किया था, तब गुरुजी पूछते थे जी ये कितने हैं, तो हम करते थे 71, 72, 73, 74 और 74 है सर। ठीक है, बताते थे ना ऐसे गिन गिन करके। ठीक है, लेकिन आज थोड़ी ऐसे करते हैं, आज 74। तो बस वो डिफरेंस होना चाहिए आपके अंदर। ठीक है, आज जैसे इसको 74 बता रहे, उसी प्रकार 22 का स्क्वायर नाम लेते हैं, 484 होना चाहिए। 484 किसका स्क्वायर है, तुरंत आ जाना चाहिए 22। अगर आपको पूछा कि 18 का स्क्वायर क्या है, तो 324। 324 किसका है, तो 18 का है। ठीक है, 21 का स्क्वायर क्या होगा, 441 हो जाएगा। 441 किसका है, 21 का हो जाएगा। 27 का स्क्वायर क्या होगा, 729 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, ये रोम रोम में रम जानी चाहिए बात आपको। ठीक है, ऐसे नहीं आपको याद करना पड़े, सोचना पड़े, सोचना नहीं पड़े, याद नहीं करना पड़े, ये आपकी आदत में होनी चाहिए। इसलिए कई दिन तक आपको प्रयास करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, जिनको आता है वो बहुत अच्छी बात है। चलो, तो अब मैं वापस आ रहा हूं यहां पर, जो मैं कहना चाह रहा था, क्यों ये चर्चा छेड़ दी मैंने बीच में, इसका खास कारण है, और वो देखो इसका फायदा आपको अभी नजर आएगा। अब ये जो 323 है, तो 323 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपको पूछी गई है कितनी है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलूंगा कि 323 से बड़ी ऐसी संख्या बताओ जिसका वर्गमूल निकलता है। 323 से बड़ी ऐसी संख्या बताइए जिसका वर्गमूल निकलता है। ठीक है, जब पता नहीं लगे तो 323 से बड़ी कौन सी हो जाएगी, 324 हो जाएगी। आ गई 324। अच्छा, 324 में क्या घटाएं कि वापस 323 आ जाए, ए घटाने पर आ जाएगा, तो 323 की जगह पर ये लिख सकते हैं। अच्छा, 324 को देखते आपको पता लगा होगा 18 का स्क्वायर है, ये एक का स्क्वायर है। ठीक है, अब भी हमने चर्चा नहीं करी है, आपको जब सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर पढ़ाऊंगा उस समय मैं चर्चा करूंगा आपके साथ। जब भी आपके पास आए दो संख्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, यानी जब भी आप ये महसूस करो कि दो संख्याओं का वर्गमूल निकल रहा है, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो उनको एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। दो संख्याओं का वर्गमूल निकल रहा है, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। ठीक है, अच्छा, मेरे को इस बोर्ड पर थोड़ा धीरे लिखना पड़ रहा है। आप सोच रहे होंगे सर आजकल इतने धीरे कैसे लिखने लगे बोर्ड पर, ये जो डिजिटल बोर्ड है इसमें थोड़ा सा तेज लिखते ही ये अक्सर समझ नहीं पाता, इसलिए मेरे को थोड़ा धीरे लिखना पड़ता है। चलो, तो देखिए समझिए बात को, दो संख्याओं का वर्गमूल निकल रहा है, बीच में माइनस का चिन्ह, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो देखो ये दोनों का वर्गमूल निकल रहा है, बीच में माइनस का चिन्ह, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, तो आ जाएगा 18 प्लस 1 और 18 माइनस 1। 18 और 1 हो जाएगा 19, 18 में जाएगा 17। ये लो जी, दो टुकड़े हो गए, 19 गुणा 17, 19 गुणा 17। ठीक है, इतने स्टाइल नहीं लगानी है कि बार बार इतने नाटकबाजी करते रहो, तुरंत आना चाहिए सुनते ही। चलो और पूछता हूं, देखे 391। तो हाँ, प्रश्न है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो अभाज्य गुण के 19 और 17 दोनों अभाज्य एक एक बार ही है दोनों, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अगर आपको ये बोला जाए कि 391 है, तो पहली बात तो है कि आपको अगर डायरेक्ट पता लग रहा है तो डायरेक्ट ही लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब डायरेक्ट मालूम नहीं पड़ रहा आपको, तो क्या करना है, 391 से बड़ी ऐसी संख्या लो जिसका स्क्वायर 391 से बड़ी ऐसी संख्या लो जिसका वर्गमूल कंप्लीट निकले। ठीक है, तो देखिए 19 का स्क्वायर होता है 361 और 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो 400 बड़ी आ गई, इससे आराम से सुन लो। 400 में क्या घटाएंगे, 391 आ जाए 9, तो आ जाएगा 400 माइनस 9। 400 है वो 20 का स्क्वायर है, 9 है वो 3 का स्क्वायर है। दो संख्याओं का वर्गमूल निकले, बीच में माइनस का चिन्ह, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। दो संख्याओं का वर्गमूल निकले, बीच में माइनस का चिन्ह, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो ये तो आ जाएगा 20 प्लस 3 और यह आ जाएगा 20 माइनस 3। 20 और 3 कितना हो जाएगा, 23। 20 में 3 जाएगा 17, तो आ जाएगा 23 गुणा 17। ठीक है, हाँ, कई बार हो सकता है और ज्यादा चलना पड़े, जैसे 400 माइनस 9 तो दोनों का वर्गमूल नहीं निकलता हो, तो फिर थोड़ा सा और हो सकता है आगे और बढ़ना पड़े। ठीक है, लेकिन जनरली ऐसे सवाल आते हैं, ऐसी कंडीशंस बैठ जाती है, इजीली बैठ जाती है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आराम से तसल्ली से काम करने की कोशिश जरूर करिएगा। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेता हूं, आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए, तो एक संख्या लेते हैं
667। अब 667 अगर आपने ले लिया तो आप इसमें देखिए 667 में किस संख्या का भाग जाएगा, सॉरी 667 से वैसे तो पता नहीं लग रहा है किसका भाग जाएगा, तो कैसे करना है, 667 से बड़ी ऐसी संख्या देखो जिसका वर्गमूल कंप्लीट निकलता हो, तो आ जाएगा 676 आ जाएगा, 676 आ जाएगा। 676 में क्या घटाएं कि 667 आ जाए, तो आ जाएगा 9। ठीक है, अब देखिए दोनों का वर्गमूल निकल रहा है, बीच में माइनस का चिन्ह है, दो संख्याओं का वर्गमूल निकले बीच में माइनस का चिन्ह, तो एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, तो 676 है वो 26 का स्क्वायर है, 9 है वो 3 का स्क्वायर है। अब क्या करना है, 26 प्लस 3 और 26 माइनस 3, 26 और 3 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 26 में से 3 जाएगा 23, ये लो टुकड़े हो गए। तो इस प्रकार से आप टुकड़े कर लेंगे। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बारे में हमने बात कर ली है। ठीक है, अच्छा चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंड का मतलब ये, देखो इसने ना तो बोला भाज्य गुणनखंड ना बोला है भाज्य गुणनखंड, इसका मतलब क्या हुआ, भाज्य भी चलेंगे भाज्य भी चलेंगे और कोई है तो वो भी चलेगा, सारे चलेंगे। ठीक है, अच्छा तो देखिए अब गुणनखंडों की संख्या के बारे में बात करते हैं, ध्यान से देखिए कई खास बातें पढ़ेंगे हम। तो अब सवाल लेते हैं हम 72 के गुणनखंडों की संख्या, 72 के गुणनखंडों की संख्या। तो 72 के गुणनखंडों की संख्या क्या है, कैसे याद करनी है, देखो इसके अंदर गुणनखंडों में ना तो ये पूछा है भाज्य गुणनखंड और ना ही ये पूछा भाज्य गुणनखंड कौन से हैं। इसका मतलब क्या है, जो भाज्य हैं वो भी लेने हैं, भाज्य वो भी लेने, सारे ही लेने हैं। तो देखिए अब 72 के जो टुकड़े करेंगे, तो टुकड़े करने से पहले बस सीधी सी बात है, वो गुणनखंड क्या है, किसका भाग जाएगा। यार बटे के बता दी ही, अब कुछ बात डबल ना हो जाए यार, देख लीजिएगा। मैं बटे भी बोले हूँ गुणनखंडों की संख्या में ना तो भाज्य है ना भाज्य है, ना भाज्य पूछा तो एक जगह ही लेनी यार, ध्यान रखूंगा तो। हाँ दोनों जगह ने बताई जाए, ध्यान रखिए थोड़ा सा ना। तो सवाल अपना है 72 के गुणनखंडों की संख्या। तो 72 के गुणनखंडों की जो संख्या है वो कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें ना तो गुणनखंड पूछा है, भाज्य गुणनखंड पूछा है, ना भाज्य गुणनखंड पूछा है और ना ही और कोई नाम बोला है। इसका मतलब भाज्य भाज्य सारे हर प्रकार के आएंगे, जो है वो सारे के सारे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बिना किसी तरीके के एकदम शुद्ध और देसी तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं कि कौन कौन से हैं। तो देखो ध्यान से देखिए, बात को सुनो, किस किस का भाग जाता है, एक का भाग जाता है तो एक ले लिया। ठीक है, अब देखो एक ना तो भाज्य और ना ही है भाज्य, लेकिन हमने ले लिया इसको। फिर 2 का भाग भी जाता है, 3 का भाग भी जाता है, 4 का भाग भी जाता है, 5 का भाग नहीं जाता। क्लियर है, आराम से तसल्ली से प्यार से देख लीजिएगा, 5 का भाग नहीं जाता इसमें। फिर 6 का जाता है, 6 का भाग जा रहा है। फिर 7 का नहीं जाता, 8 का जाता है। फिर 9 का भी जाएगा, 10 का भी जाएगा क्या, 10 का नहीं जाएगा। 11 का, 12 का तो बिल्कुल 12 का चला जाएगा। फिर 13 14 15 16 17 18 18 का जाएगा। 19 20 21 22 23 24 तो 24 का जाएगा। फिर 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 का तो 36 का जाएगा। फिर आ गया 72 का जाएगा। ये आ गए गुणनखंड। तो हमारा जो प्रश्न था वो ये था कि भाई गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो गिन लेते हैं कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो
गुणनखंडों की जो संख्या है वो कितनी हो गई, 12 हो गई। अब इस तरीके में आपको एक डर सा लग रहा होगा, यार कोई संख्या छूट नहीं जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो और कोई रास्ता है क्या कि जिसे छूटे नहीं? तो बिल्कुल और बहुत सारे रास्ते हैं जिससे छूटेगी नहीं। ठीक है, क्या रास्ते उसकी बात करेंगे, लेकिन एक बार कई बात और करनी है, वो भी मैं कर रहा हूं। इसने तो पूछा 72 के गुणनखंडों की संख्या, तो कितनी आ गई, 12 आ गई। अगर आपको इसमें ये पूछता 72 के विषम गुणनखंडों की संख्या, 72 के विषम गुणनखंडों की संख्या, फिर और क्या पूछ सकता है, 72 के सम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। अच्छा, ये तो ऑड फैक्टर्स बोल रहा है और ये इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 72। तो देखिए अब बात को सुनना ध्यान से, अगर विषम संख्या की पूछ रहा है तो विषम विषम देख लो, 1 2 3, बस। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 3। तो 12 में से 3 गुणनखंड तो विषम है, इसका सम गुणनखंड कितने हो गए, 9। कोई कहे गिन के बताओ, तो गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक प्रश्न और बन जाता है कि भाई साहब इनका योग भी कर दो। तो योग क्या आएगा, अगर योग पूछे दिए सारी ही तो है, तो कितना हो जाएगा, 72 और 36, 108 और 24, 132 और 18, 50, 12, 62 और 9, 71 और 8, 79, 6, 85, 4, 89, 3, 92, 2, 94 और 1, 95। तो योग है वो आ जाएगा 195। योग कितना आ गया, 195। और योग 195 आ गया। अगर आपको ये पूछा जाए विषम गुणनखंडों का योग बताओ, तो विषम गुणनखंड कौन कौन से हैं, 1 और 3, 4 और 9, 13। तो विषम गुणनखंडों का जो योग है वो कितना आ गया जी, 13 आ गया। अगर आपको सम पूछे तो 195 में से 13 घटा दो, 182 आ जाएगा। और किसी को लगे टोटल करके देखो, टोटल कर लो, क्या दिक्कत आ रही है। सम है तो 72 36, 108 24, 132 और 18, 50 और 12, 62 8, 70 6, 76 4, 80 और 2, 82, यह जाएगा 182। देखो टोटल में परफेक्शन तब आएगा जब आप आदत डालेंगे बार बार, मैंने क्लास के शुरू में भी कहा था, अभी दोबारा बोल रहा हूँ। तो आ जाएगा 182। तो आ गए सम गुणनखंडों का योग, संख्या तो है 9 और योग है 89, 182। और विषम गुणनखंडों की संख्या 3 है और विषम गुणनखंडों का योग कितना है, 13 है। क्लियर है बात, कर पाएंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो, ये काम तो आपका हो गया। अब जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि इसके जो गुणनखंड है उसका तरीका क्या है, किस तरीके से, क्या ऐसे ही करके देखना पड़ेगा या और कोई रास्ता है? तो बिल्कुल रास्ता है, चिंता मत करो, तसल्ली से देखिए। रास्ता भी बता देता हूं और वैसे भी बता देता हूं। देखो वापस से देखिए, अब आपके पास संख्या थी 72 और हम ये चाहते हैं कि 72 है उसमें गुणनखंडों की संख्या क्या है, विषम गुणनखंडों की संख्या क्या है, सम गुणनखंडों की संख्या क्या है। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन शुरू होने वाला है, ठीक है। और कंफ्यूजन शुरू हो इससे पहले बता दूं मैं आपको, जो कारण बताया जाए उन कारणों को बहुत ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, खुद करके देखना, खुद फील करना, तब कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो सम वाली चीज विषम में लगा दोगे, विषम वाली चीज सम में लगा दोगे, आपको परेशानी हो सकती है। तो बेहतर है, तो बेहतर के 2 टुकड़े कर लीजिए पहले। तो बेहतर के 2 टुकड़े, सॉरी 2 टुकड़े की बात नहीं, सारे टुकड़े कर लो जो कर सकते हो। तो जैसे मेरे दिमाग में आ रहा है कि जी 8 नीम बेहतर होता है, और 8 को मैं लिख सकता हूं 2 का क्यूब, या 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ये लो जी 3 का स्क्वायर। ठीक है, किसी को लगता है जी मेरे से तो ऐसा नहीं होता, तो नहीं होता तो आराम से तसल्ली से बैठिए और आराम से चेक कर लो। 72 में 2 का भाग दिया 36 आएगा, फिर 2 का भाग देंगे 18 आ जाएगा, फिर 2 का भाग दिया 9 आ जाएगा, फिर 3 का भाग दिया 3 आ जाएगा, फिर 3 का भाग दिया 1 आ जाएगा। अच्छा एक बात सुन लीजिए, बार बार बोल रहा हूं मैं आपको, मैं धीरे धीरे लिख रहा हूं,
और धीरे धीरे लिखने का कारण है ये बोर्ड पर नहीं चल रहा है ये ढंग से, ठीक है, क्योंकि ये अगर मैं थोड़ा सा तेज लिखना शुरू कर देता हूँ ये उल्टी सीधी आकृतियां बना देते हैं, ठीक है। तो आपको ये धीरे धीरे की आदत नहीं डालनी है, धीरे धीरे समझाने के लिए भी धीरे धीरे बात करनी पड़ती है, समझ गए बात को। हाँ, तो इसलिए आपको तो स्पीड बना करके चलना है, कभी आप सोचोगे यार सर भी धीरे धीरे आराम से लिख रहे हैं, ठीक है। तो स्पीड धीरे केवल जानबूझ करके रखिए, ये डिजिटल बोर्ड है वो थोड़ा ज्यादा स्पीड सहन नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपको स्पीड बनाकर चलनी है, आप देखो ऐसा नहीं धीरे धीरे लिख रहे, हम भी धीरे धीरे लिखेंगे, ठीक है, और कैलकुलेशन फास्ट करनी है आपको। चलो, तो देखिए ये टुकड़े हो गए, इसके जो टुकड़े करने थे वो हमने कर लिए, ठीक है। अब आपको जो प्रश्न पूछा गया है वो पहला प्रश्न ये पूछा गया है, इसके गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही पूछ रहा हूं, जैसे 2 की घात 3 ही है, अब बाज्य तो 3 ही, अगर अब बाज्य पूछा जाए 3 इसमें 2 इसमें 5 हो गए, बाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो कितनी हो गई, 5 हो गई। लेकिन बाज्य शब्द का यूज नहीं किया, इसने क्या पूछा है, गुणनखंडों की संख्या पूछी है। तो गुणनखंडों की संख्या कैसे बताएंगे, ध्यान दीजिए। 2 की घात 3, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 है तो उसमें कितने गुणनखंड है, किस किस का भाग जाता है, गुणनखंड का मतलब किस किस का भाग जाता है। तो देखिए किस किस का भाग जाता है, 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 2 के स्क्वायर का भाग जाएगा, 2 के क्यूब का भाग जाएगा। कितनी संख्याओं का भाग जाएगा, 4 संख्याओं का भाग जाएगा। तो देखिए ध्यान दीजिए गुणनखंडों की संख्या, इसमें कितनी संख्याओं का भाग जाएगा जी, 4 संख्याओं का भाग जाएगा, ठीक है। इसमें कितनी संख्याओं का भाग जाएगा, देखो इसमें जाएगा 3 की घात 2 है तो 1 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा और 3 के स्क्वायर का, जिसको आप 9 बोल सकते हो। 1 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा, 3 के स्क्वायर का भाग जाएगा, मतलब 3 संख्याओं का भाग जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, इनको आप गुणा कर लीजिए, 4 3 12, तो गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 12 हो गई। गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई है, 12। अब कुछ लोग बड़े प्यार से एक बात बोलते हैं, क्या कहते हैं कि साहब अभी तो थोड़ी देर पहले तो आप गुणा कर रहे थे। मैंने कहा कहाँ कर रहे थे, आप कहोगे देखो यहाँ पर आपने बताया 10 और 18 28 28 16 44 44 और 6 50, आपने जोड़ा गुणा किया ही नहीं। यहाँ पर तो गुणा किया नहीं, वहां पर गुणा कर रहे हो आप, सरासर दादागिरी है। तो भाई ध्यान दीजिए, देखिए ये अभाज्य संख्या किसी संख्या से मिल नहीं सकती। क्यों नहीं मिल सकती, क्या नाराजी है, इसलिए नहीं मिल सकती। अगर 7 को 3 से गुणा कर तो 21 हो जाएगा, 21 अभाज्य नहीं रहेगी, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। समझ गए बात को। जबकि ये जो संख्या है उसमें बाज्य और अभाज्य की कोई कंडीशन नहीं है, ये इसने कहा है कि भैया बाज्य भी चलेंगे और अभाज्य भी चलेंगे, हर प्रकार की चलेगी, ठीक है। तो हर प्रकार की चलेंगी इसलिए गुणा करने से बनेगी, इसलिए कर दिया। आप हो गए ये तो 4 तिबारा, इसको गुणा किया, संख्या थोड़ी है ये तो संख्या ही है, ठीक है। गुणा करने से बनी कैसे, तो मैं समझा रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना एक बार। अगले पेज पर जा रहा हूं मैं, पहले देखो आपको बताया, बहुत एक्सप्लेन कर रहा हूं, लंबी चौड़ी बातें चर्चा कर रहा हूं। आपके पास ये संख्या है ना, क्योंकि जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने के लिए बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। ये जो है इसमें कौन कौन सी संख्या है, 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 2 के स्क्वायर का भाग जाएगा, 2 के क्यूब का जाएगा, इनका ही तो भाग जाता है। अच्छा, इसमें कितनी संख्या का भाग जाता है, 1 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा और 3 के स्क्वायर का। कारण क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, प्यार से सुनना मेरी बात। ये तो गुणा में ही है, संख्या नहीं लिखी अभी की बार की भाई 4 है 3 है, उसमें लिख दिया था। 4 संख्याएं 3 से गुणा करोगे तो 12 प्रकार की संख्या बनेगी। कौन कौन सी बनेगी गिन के दिखाता हूं। 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 को 3 से गुणा करें 3, 1 को 3 के स्क्वायर से गुणा करो 3 का स्क्वायर, सही बात। फिर 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, 2 को 3 के स्क्वायर से गुणा करें, 2 गुणा 3 का स्क्वायर ही लिख रहा हूं मैं एक बार, ठीक है। वैसे डायरेक्ट भी ये लिख सकते थे आप 18। फिर ये कर लिया, अब 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर को 1 से गुणा करें 2 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर को 3 से गुणा करें 2 का स्क्वायर गुणा 3, फिर 2 के स्क्वायर को 3 के स्क्वायर से गुणा करेंगे 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर, ठीक है, हो गया। अब 2 का क्यूब ले, 2 के क्यूब को 1 से गुणा करें 2 का क्यूब, 2 के क्यूब को 3 से गुणा करें 2 का क्यूब गुणा 3, 2 के क्यूब को 3 के स्क्वायर से गुणा करें 2 का क्यूब गुणा 3 का स्क्वायर। हो जाएगी बात क्लियर। अब आराम से देख लो, ये 1 3
3 का स्क्वायर 9, 2 6, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18, ये 4, 2 का स्क्वायर 4 3 12, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, 4 नाम 36। 2 का क्यूब कितना हुआ 8 हो गया, 2 का क्यूब 8, 8 3 24 हो गया, 2 का क्यूब 8 नीम 72। ये देखो वो 12 संख्याएं जो हमने लिखी थी, हमने क्रम से लिखी थी, उल्टे सीधे क्रम में आ गई। 12 संख्या बनी या नहीं बनी, समझ गए बात को। तो हमने इस वजह से समझाया था कि 4 संख्याएं ये है, 3 संख्या ये, तो 4 प्रकार की संख्या से 3 प्रकार की संख्या गुणा करके 12 प्रकार की संख्या बनेगी, इसलिए यहाँ पर क्या कर दिया हमने 12 कर दिया। आ गई समझ में बात? नहीं आई दोबारा वीडियो को देख लेना, ठीक है। हो गई बात क्लियर? अच्छा, तो यह आ जाएगा गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 12 हो गई। अब बात है, प्रश्न ये है गुणनखंडों का योग क्या होगा, गुणनखंडों का योग। तो अब की बात तो संख्या हाजिर करनी पड़ेगी योग करने के लिए, पहले तो बस उसका कितनी संख्या है जी 4 है, कितनी संख्या है 3। अच्छा हम इसमें एक बात और बता दूं आपको, जितनी घात लगी उसमें 1 बढ़ा देना। आप क्यों बढ़ा दें, किस खुशी में बढ़ा दें? क्योंकि जो दिख रहा है उसका तो भाग जाएगा जाएगा, उसके अलावा 1 का भाग और जाएगा जो छुपा हुआ है, समझ गए? इसलिए कितनी संख्याओं का भाग गया, इसमें 4 संख्याओं का भाग गया, इसमें कितनी संख्याओं का भाग गया 3 संख्याओं का। कौन कौन सी का भाग गया सबको अलग अलग गिन करके मैंने बता दिया आपको, समझ गए बात को? अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते थे साहब एक इसमें भी गिन लिया, आपने इसमें भी गिन लिया, नहीं गिना, दिखा दिया मैंने आपको, कोई संख्या डबल नहीं है, ये देख लो, चाहिए आइए तो देख लो, नहीं आई है ना, आराम से सबको गिना दिया मैंने। चलो अब बात है गुणनखंडों का योग। तो जो 4 संख्याएं हैं कौन कौन सी, उनके गुणनखंडों का योग कर लो। तो बताओ किस किस का भाग जाता है, इसमें 4 संख्याओं भाग जाता है, 4 संख्याएं कौन कौन सी है? एक तो है 1, फिर दूसरी है 2, 1 का तो भाग सब में ही जाता है 2, फिर 2 के स्क्वायर का भाग जाएगा, फिर भाई साहब 2 के क्यूब का भाग जाएगा। इनको सबको मैं टोटल कर लेता हूं, ये 4 संख्या हो गई। फिर इसमें क्या है, 1 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा और 3 के स्क्वायर का भाग जाएगा। हो गई बात क्लियर? अच्छा, 2 का क्यूब कितना होगा 8, 2 का स्क्वायर 4, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 1 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 3 12 और 1 13, 15 को 13 से गुणा कर 195। आराम से चेक कर लो, देखें क्लियर हो जाएगी बात, कोई परेशानी है किसी प्रकार की? 195 ही था क्या वो, चेक कर लो देखें, ये देखो 195 ही है। क्यों गुणा करना है, इनका टोटल कर लिया है, ठीक है, और तसल्ली करने के लिए इधर भी चेक कर लो, इनका सबका टोटल कर लो, ठीक है, इनका सबका टोटल करके अगर गुणा करते तो यही आता टोटल, समझ गए बात को? अच्छा, अब आपका प्रश्न ये हो जाएगा कि भाई साहब ये तो गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करी आपने, विषम गुणनखंडों की संख्या नहीं बताई आपने, सम गुणनखंडों की संख्या नहीं बताई। तो देखो सम गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे और विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, ये भी चर्चा करते हैं। तो देखिए तसल्ली से देखिए, समझिए बात को। एक बात समझाता हूं आपको मैं, अगर आप सम संख्या को सम संख्या से गुणा करते हैं तो सम संख्या आती है, विषम संख्या को अगर सम संख्या से गुणा करते हैं तो भी सम संख्या आती है, अगर सम संख्या को विषम संख्या से गुणा करते हैं तो भी सम संख्या आती है, विषम संख्या को विषम संख्या से गुणा करेंगे तब विषम संख्या आएगी। पता नहीं इस बात का? कोई कहे जी मेरे को तो कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है तो सीधी सी बात है, करके देख लो। अगर आपको लगता है कि सम संख्या को विषम संख्या से गुणा करने पर क्या आएगा, तो सम संख्या जो छोटी सी संख्या ले लो 2 और विषम संख्या ले ली 3, 2 3 6, सम संख्या इसका पता लगा जी, सम संख्या को विषम संख्या से गुणा सम, हालांकि ऐसे करके नहीं देखना बट डायरेक्ट आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और अब एक सिंपल सी बात और बता दूं मैं आपको कि अगर सम संख्या गुणा हो गई, सम संख्या गुणा में आ गई तो सम ही आएगा, ध्यान रखना। सम संख्या की उपस्थिति हमेशा सम अपने आप ही ले आती है, समझ गए? कहीं भी सम, जैसे इसमें सम था तो सम आ गया, इसमें यहां पर सम था तो भी सम है, यहां पर सम था तो भी सम है, इसमें सम था ही नहीं इसलिए भी सम है। क्लियर है बात? तो सारी संख्याओं में सम ही आएगा, केवल विषम संख्या तब आती है जब विषम को विषम से गुणा करें।
कब आती है? जब विषम संख्या को विषम से गुणा करें। तो सीधी सी सिंपल सी बात है, अगर विषम संख्या आपको चाहिए, विषम गुणनखंडों की संख्या चाहिए, तो आपको सम संख्या को सबको हटा दो, पड़ोस में सम संख्या रहनी ही नहीं चाहिए, तब भी आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता। क्लियर है बात? और सम संख्या चाहिए तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, सम संख्या अगर एक भी सम संख्या आ गई तो गुणा सम संख्या ही बनाएगी, विषम संख्या नहीं बना सकती। समझ गए बात को? अगर ये आपने समझ लिया है तो डेफिनेटली आपकी बात क्लियर हो गई है। देखो अब बताया आपको, जैसे आपको बोल दिया विषम गुणनखंडों की संख्या, बोल दी विषम गुणनखंडों की संख्या, तो विषम गुणनखंडों की, इसमें विषम गुणनखंड कितने हैं? देखो देखो इसमें विषम गुणनखंड कितने हैं? देखो इसमें ये रहा 1 2 3 4 है टोटल। 4 में विषम कितने हैं? केवल एक ही है। विषम गुणनखंड केवल क्या है? एक। क्योंकि विषम गुणनखंड कब आता है? जब विषम संख्या को विषम से गुणा करें तभी विषम आएगा। इसका सम आसपास में पड़ोस में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। तो देखो, तो विषम गुणनखंड इसमें कितने हैं? एक है। इसमें आराम से देख लो तसल्ली से, कौन कौन से होते हैं? ये 4 होते हैं। 4 में से ये तो 2 तो सम है, 3 तो, और ये क्या हो जाएगा? विषम। तो एक ही है भाई साहब। इसमें विषम कितने हैं? थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते, देखो ये लाइन ऐसे आ गई। देखो इसमें कितने हैं? इसमें 3 है, और तीनों ही विषम है। ये भी विषम, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये भी विषम और ये भी विषम है। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई? 3 आ गई। तो भाई साहब इसमें तो आए 3 और इसमें आए 1, तो आ जाएगा 3 एकम 3। बात क्लियर हो गई? समझ गए बात को? विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आई? 3। कैसे आई है समझ गए क्या? क्योंकि विषम संख्या को विषम संख्या से गुणा करने पर क्या आ जाता है? विषम आ जाता है। ठीक है, अच्छा। फिर आपको यह भी पूछा जाएगा विषम गुणनखंडों का योग। तो विषम गुणनखंड कौन कौन से? इसका विषम गुणनखंड कौन सा है? एक ही है केवल। और इसके विषम गुणनखंड कौन कौन से हैं? 1 है, 3 है और 3 का स्क्वायर। यही तो है, योग किया था तो ये सारे तो लिए थे। बस कौन कौन से लेने हैं? जो विषम है वो लेने। ये विषम ले लिए, इसमें विषम केवल ये था, ये ले लिया। ठीक है, अच्छा। 3 का स्क्वायर 9, 9 और 3 12, 12 और 1 13, 13 को 1 से गुणा करके कितना आ जाएगा? 13। तो विषम गुणनखंडों का जो योग है वो कितना हो जाएगा जी? 13 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, अब बात है, प्रश्न ये है सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी और उसका योग क्या होगा? सम संख्या कैसे बनती है? सम को सम से गुणा करें तो भी सम बनेगी, विषम को सम से गुणा करें तो भी सम बनेगी, सम को विषम से गुणा करें तो भी सम बनेगी, केवल इससे नहीं बनती। इसका मतलब यह है कि भाई साहब विषम संख्या विषम से नहीं गुणा होनी चाहिए, विषम संख्या विषम से गुणा नहीं होनी चाहिए, बाकी सारी चलेंगी, कोई दिक्कत वाली बात। समझ गए बात को? तो अब आपको सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है, तो ध्यान से सुनिए, बात को क्लियर करते हैं। देखो मैं वापस से लिख रहा हूं, यहां पर पेज चेंज कर दिया है। 2 की घात 3 था, गुणा 3 की घात 2 है। ठीक है, हम चाह रहे थे सम गुणनखंडों की संख्या, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम संख्या को सम संख्या से गुणा करें, तो इसमें सम गुणनखंड कौन कौन से? अच्छा सॉरी, सम को सम से गुणा करेंगे तब भी नहीं, विषम को सम से गुणा करें तो भी आएगा, सम को विषम से करें तो भी आएगा, केवल कौन से नहीं आता? विषम को विषम से गुणा करने पर नहीं आता। तो देखो इसके कौन कौन से हैं? 1 2, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब। इसमें क्या है? 1 3 और 3 का स्क्वायर, यही है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, सम संख्या सम संख्या से गुणा हो सकती है, सम संख्या विषम से गुणा हो सकती है, विषम संख्या सम से गुणा हो सकती है, लेकिन विषम संख्या विषम से गुणा नहीं हो सकती। समझ गए बात को? तो उस कारण को खत्म कर दो जहां पर विषम संख्या विषम से गुणा हो रही है। तो देखो ये 1 है, विषम संख्या है, इसको खोलोगे तो इससे गुणा होगी कि नहीं होगी?
इसको इससे गुणा करके देखा था क्या अभी थोड़ी देर पहले? ये देखो यहां पर किया था, एक को गुणा किया था एक से तो एक आया था, नहीं आया था, एक को 3 से गुणा किया था 3 आया था। तो बस केवल ये है संख्या 1, वो अगर इससे गुणा होगी तो विषम संख्या बनाएगी, तो आपको इसको नहीं लेना है। इसको लोगे तो 2 है, 2 सम संख्या, सम विषम से गुणा होगा तो सम भी बनाएगी। क्लियर है बात? तो बस एक ही बात का ध्यान रखना है, सम गुणनखंड ज्ञात करते समय जो 2 की घात है उस 3 है यहाँ पर, तो इसमें गुणनखंडों की संख्या 4 है, उसमें एक नहीं जोड़ना आपको केवल, ठीक है, यानी 3 ही मान्य। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 3। कौन कौन से 3? 1 2 3, इस एक को हमने हटा दिया, ठीक है। क्यों हटा दिया समझ गए क्या? क्योंकि हम नहीं चाहते कि विषम संख्या से गुणा हो। जहां भी विषम संख्या विषम से गुणा होगी तो विषम ही आएगी, तो हम ये नहीं चाहते, ठीक है। अच्छा चलो, और कोई दूसरी विषम संख्या की चिंता नहीं इसको, क्योंकि उसको तो सम बनाना जानता ही है, लेकिन ये गड़बड़ करेगा। तो 2 की इसमें कितने हैं? 3 है, 1 3 और 3 का स्क्वायर तो आ जाएगा 3 3 9 आएगा। क्लियर है बात? इनसे कैसे बनेगी वो गुणा करके पहले ही बताया हुआ है ऑलरेडी, तो उसको आप देख लीजिएगा, आराम से तसल्ली से समझ लीजिएगा। क्योंकि सम संख्या को अगर सम संख्या से गुणा करते हो तो सम संख्या ही बनती है, तो इसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करते समय, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करते समय सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करते समय 2 की घात में 1 नहीं जोड़ेंगे, केवल 2 की घात में, केवल 2 की घात में। औरों के तो जोड़ देंगे, जैसे इसमें जोड़ दिया था हमने, 2 की घात 1 3 हो जाएगा, ठीक है। बस केवल 2 की घात में नहीं जोड़ना है। क्यों नहीं जोड़ना है समझा दिया मैंने आपको, ठीक है। अगर आपको ये पूछा जाए सम गुणनखंडों का योग क्या होगा, सम गुणनखंडों का योग क्या होगा, तो सम गुणनखंड के लिए इसके कौन कौन से लेंगे वो ले लो। एक तो लेंगे नहीं इसमें, एक तो 2 लेंगे, 2 का स्क्वायर लेंगे, 2 का क्यूब ले लेंगे। और इसमें कौन से ले रहे हैं? 1 3 और 3 का, इसका तो एक ले लेंगे, इसका नहीं लेना केवल एक, ठीक है। अच्छा तो देखो थोड़ा सा समझिए, 1 3 और 3 का स्क्वायर, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8, 8 4 12, 12 और 2 14, 9 और 3 12, 12 और 1 13, ठीक है। 14 13 कितना हो जाएगा? 182। आराम से गुणा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई आपने पहले से गुणा कर रखा होगा, नहीं पहले से गुणा नहीं कर रखा है, मैंने कैसे किया बता देता हूँ आपको। देखो 14 गुणा 13 है, इसका मतलब 14 को 13 से गुणा, 13 से को 14 से गुणा कर रही की बात है, तो 13 को 14 से गुणा करूंगा मैं, तो इसका मतलब 13 को 14 से गुणा करने का मतलब, कल भी हमने बात करी थी 13 है वो 14 बार है, 13 कितनी बार है? 14 बार। तो हम 13 को 13 बार ले लें, फिर 13 को 1 बार ले लें, 13 बार ले लिया, 13 1 बार ले लिया, 13 14 बार हो जाएगा कि नहीं होगा? और 13 बार लिया, 13 का स्क्वायर तो मेरे को याद करने की जरूरत नहीं, मेरे को पहले से याद है 169 होगा, 169 13 182 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे किया, चलो तो आ जाएगा 182। एक एग्जांपल और दे देता हूं, अब की बार पहले ये तरीका लगाएंगे, बाद में कंफर्म करने के लिए चेक करेंगे हम लोग। क्लियर है बात? तो देखिए तसल्ली से सुनिए, बात को ध्यान दीजिए। एक संख्या ले ली मैंने 120, 120, तो 120 के गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों का योग, ये सारे ज्ञात करने हैं अपने। तो क्या क्या करना है देखिए, तसल्ली से देखिए। पहले तो सबसे पहले तो मैं बोल देता हूं 120 के टुकड़े कर लेते हैं, तो 120 के टुकड़े करेंगे। देखो पहले तो देख लो 12 गुणा 10 होता है,
मेरे दिमाग में 12 गुणा 10 है, आपके दिमाग में और कुछ आ सकता है। ठीक है, धीरे धीरे तो आपको डायरेक्ट ही कैलकुलेशन हो जाएगी, लेकिन फिलहाल जब तक कैलकुलेशन नहीं होती तब तक ये कर रहे हैं। फिर इसको क्या करेंगे, 4 गुणा 3 हो जाएगा, इसका क्या होगा 2 गुणा 5 हो जाएगा। हो गई बात क्लियर? अच्छा, ये क्या हो जाएगा 2 गुणा 2 हो जाएगा, तो 1 2 और 3, तो 2 तो कितनी बार आ गया 3 बार, 2 कितनी बार आए हैं 3 बार, तो आ जाएगा 2 का क्यूब और गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, अब पहला प्रश्न, गुणनखंडों की संख्या। बताओ गुणनखंडों की संख्या क्या जाएगी? इसमें क्या है, जितनी घात एक जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, 3 घात एक जोड़ दिया 4 हो गए। क्यों जोड़ा एक? किस किस का भाग जाता है? 1 का भाग जाता है, 2 का जाएगा, 2 के स्क्वायर का, 2 के क्यूब का, 4 संख्याओं का भाग जाएगा। इसमें कितनी संख्या, एक घात है इसलिए 1 बढ़ा दो, कितनी 2 संख्याओं का भाग जाएगा। इसमें कौन कौन सी का भाग जाएगा? 3 में 2 संख्या कौन कौन सी है? 1 का भाग जाता है और 3 का भाग जाता है। समझ गए बात को? फिर इसमें 1 का भाग जाता है और 2 का भाग जाता है, 5 का, 1 और 5 का, 2 संख्याओं का भाग जाएगा, तो आ जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। आराम से देख लो तसल्ली से, किसी को लगेगी इसमें नहीं जाता। 2 की घात 3 में किस किस का भाग जाएगा, गिना देता हूं यहाँ पर। 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 2 का स्क्वायर का भाग जाएगा, 2 के क्यूब का भाग जाएगा। ठीक है, 3 में 1 का भाग जाता है और 3 का भाग जाता है, 5 में 1 का भाग जाएगा और 5 का भाग जाएगा। ये देखो, तो इसमें तो आ गए 4, तो देखो हमने यहाँ पर 4 ही लिखा है। इसमें आ गए 2, तो 2 लिखा है। इसमें आ गए 3, 3 लिखा है। समझ गए बात को? तो गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 16 हो गई। अगला क्वेश्चन है गुणनखंडों का योग। तो ये लीजिए, गुणनखंडों का योग कर लेते हैं। तो गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा? इसके कौन कौन से हैं गुणनखंड, वो सारे लिखो यहाँ पर। मैंने कहा था सारे लेकर के आने। 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाएगा, 2 का स्क्वायर का भाग जाएगा, 2 के क्यूब का भाग जाएगा। यही तो है। इसमें किस किस का भाग जाएगा? 1 का भाग जाएगा और 3 का भाग जाएगा। इसमें किस किस का भाग जाएगा? 1 का भाग जाएगा और 5 का भाग जाएगा। बड़े प्यार से करनी है कैलकुलेशन, धीरे धीरे। धीरे तो समझते हुए धीरे धीरे कर लो, बाद में तो उठापटक करनी है। 2 का क्यूब 8 होता है, 8 और 4 12, 2 14 और 1 15। आराम से देखिए, प्यार से देखिए। 3 और 1 कितना हो गया? 4। 5 और 1 कितना हो गया? 6। 15 चौक 60, 60 को 6 से गुणा करें 360 आ जाएगा। तो गुणनखंडों का जो योग है वो कितना हो जाएगा? 360 हो गया। अब हमारा जो प्रश्न है, विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम गुणनखंडों की संख्या में बार बार बताने की नीड नहीं होनी चाहिए। विषम गुणनखंड तब भी आएंगे जब विषम संख्या को विषम से गुणा करेंगे, यानी विषम के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो इसमें विषम गुणनखंड कितने हैं? इसमें विषम गुणनखंड केवल एक ही है, ये रहा। ये 4 है, उनमें ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, केवल ये एक नहीं है। तो इसका तो एक आ गया। इसमें कितने विषम? 2 है, ये दोनों ही विषम है। इसमें कितने विषम? इसमें भी 2 है। ठीक है, तो आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 एकम 4 हो जाएगा। ठीक, अच्छा। फिर विषम गुणनखंडों का योग। विषम गुणनखंडों का योग। विषम गुणनखंडों का योग क्या हो जाएगा? विषम गुणनखंडों का जो योग है कितना हो जाएगा? ये इसके अंदर विषम कौन सा है? एक ही है केवल। ये इसमें 2 है क्या? कौन कौन से हैं 2? एक तो 1 है और एक 2 है, सॉरी 3 है। इसमें भी 2 हैं, कौन कौन से हैं? 1 भी और 5 भी है।
हो गई बात क्लियर? अच्छा देखो, ए गुणा 3 और 1 कितना हुआ 4, 5 और 1 6, 6 चौक 24, 24 एकम 24। तो विषम गुणनखंडों का जो योग है वो कितना हो जाएगा जी? 24 हो जाएगा। कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा फिर आगे और देखिए, और तसल्ली से देखिए। अब बात है सम गुणनखंडों की संख्या। तो 120 है, इसके हमने टुकड़े करके देखे, ये आया। पूछा है सम गुणनखंडों की संख्या। एक ही बात बताइए, वो ध्यान रखना आपको। क्या? केवल इसमें एक नहीं जोड़ना है। ये कहा था केवल इसमें एक नहीं जोड़ना है, बाकी सब में जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 3, क्योंकि विषम संख्या विषम से गुणा नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि सम संख्या चाहिए। तो इसलिए कितने इसमें 3। इसमें 4 नहीं लिखा है मैंने, 3 लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि 1 2 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, हम इस एक को नहीं लेते। ठीक है। अच्छा फिर इसमें कितने? इसमें तो जोड़ सकते हो नहीं, जोड़ना ही है। ऐसे तो भाई ऑप्शन है जोड़े या नहीं जोड़े, ऐसे नहीं, जोड़ना ही है। तो कितने हो गए? 2 हो गए। एक का भाग जाता है 3 का जाता है, 2 संख्या। आपको विषम है तो विषम है, लेकिन सम संख्या की उससे गुणा होकर वापस सम बन जाती है। इसमें भी 2 है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई। फिर देखिए, अब हमारा प्रश्न है सम गुणनखंडों का योग। इनके बारे में बहुत सारी चर्चा करेंगे, वो अगली क्लास में होगी अपनी। केवल आपको पहले समझाना है चीजों को। सम गुणनखंडों का योग देखिए, तसल्ली से देखिए, समझिए बात को। तो सम गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा? जो सम गुणनखंड, 3 सम गुणनखंड कौन कौन से? ये 3 गुणनखंड कौन कौन से? वो सारे ले आओ। 2 है, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, यही है। इसमें कितने हैं? 2, 1 और 3। इसमें कितने? 1 और 5। आपको वापस ऑब्जेक्शन हो सकता है कि साहब ये तो विषम ले ली, लेकिन विषम संख्या के साथ गुणा कौन हो रहा है? सम हो रहा है। विषम संख्या के साथ सम संख्या गुणा होगी तो क्या बनता है? सम ही बनता है। ठीक है। इसमें क्यों नहीं लिया? इसमें इसलिए लिया कि ये विषम संख्या, इसमें भी अगर विषम आ जाए तो विषम विषम से गुणा करके विषम बन जाता। हम नहीं चाहते विषम बने। ठीक है। चलो आगे देखिए और सुनिए। 2 का क्यूब होगा 8, 2 का स्क्वायर 4 और ये 2, 8 और 4 12 और 2 14, 3 और 1 4, 5 और 1 6, 14 चौक 56, 56 छिके 336, 56 छिके 336। आप सोच रहे हो यार 56 का पढ़ाता है, याद कर रखा? नहीं याद कर रखा भाई, मेरे को याद नहीं है। आपको जितने 15-20 तक याद होते उतने ही मेरे को होते हैं। बस थोड़ा सा तोड़ लेता हूँ संख्या को। 56 को 6 से गुणा करना है। अब मैं 56 नहीं मानता इसको, दरअसल मैं क्या मान लेता हूँ? 50 और 6 मान लेता हूँ। वही दादी जी वाली बात बताई थी मैंने आपको। ठीक है। 6 से गुणा करते हो तो 50 सीखे तो 300 हो जाएगा, 6 जगह 36 हो जाएगा, तो 336। समझ गए बात को? तो ये आ जाएगा 336। अब बात है कंफर्म कैसे करें। पहले तो वैसे कंफर्म कर लेते हैं। देखो जी, 12 तो समगुणनखंड और 4 विषम, टोटल 16 हो गए। 336 समगुणनखंडों का योग, 24 है, 336 और 24 360, मिल गया होगा। फिर भी तसल्ली के लिए काम जरूरी है, पता तो लगे क्या है क्या नहीं है। तो अब बात यह है, कंफर्म करवा देता हूं 120 में किस किस का भाग जाता है और कौन से समय कौन से विषम है। देखो, 1 का भाग जाता है, 2 का जाएगा, 3 का भी जाएगा, 4 का जाता है, 5 का भी जाता है, 6 का भी जाता है, लेकिन 7 का नहीं जाता। 8 का जाता है, 9 का नहीं जाता बट 10 का जाता है, 12 का जाएगा, 15 का जाएगा, 20 का जाएगा, 24 का जाएगा, 30 का जाएगा। ठीक है। फिर 40 का जाएगा, 60 का जाएगा, 120 का जाएगा। ठीक है। अब आप हिसाब लगा लीजिए, गिन लीजिए तसल्ली से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है। अगर चाहते हो तो संख्या 16 मिल गई,
फिर आपका मन है कि भाई विषम गिन लेते हैं, तो 1 2 3 4, इसके अलावा कोई है तो देख लो। ठीक है, तो 12 में से 4 विषम है, इसका बचे हुए सॉरी 16 में से 4 विषम है, तो 12 सम हो जाएंगे। ठीक है, किसी का मन के बाद टोटल भी कर लेते, तो टोटल आप कर लेना, मेरे से को क्यों परेशान करते हो। 120 और 60, 180 और 40, 220 और 30, 50 और 24, 74, 74 और 20, 94, 94 और 15, 209, 209 आता 309, 309, 309 और 12, 21, 21 और 10, 31 और 8, 39 और 6, 45, 5, 50, 4, 54, 3, 57, 2, 59 और 1, 60, 360 हो गया टोटल। ठीक है, तो आराम से चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अच्छा, अब बात यह है ऐसे देखने से नहीं, आप सबसे पहले तो आप बैठिए तुरंत ही, जब क्लास खत्म होते ही, और पहले तो मैंने किस किस का बताया आपको, 72 का बताया, एक 120 का बताया, दोनों को जो बातें बताई वो ही करिए आप। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन लगे तो आपके पास ये बोर्ड की सीट वहां पर मिल जाएगी, उसको देख लेना कि मैंने क्या कैसे करवाया, तो उसको वापस से करो। ठीक है, बाद में मैं कुछ संख्याएं देता हूं, उनका सबका आपको करोगे, दोनों तरीकों से करके देखना, मिलाना भी है और चेक भी करना, दोनों तरीके से। एक तो शुद्ध और देसी तरीके से मैंने चेक करके भी बता दिया आपको, और वैसे बता दिया, दोनों तरीकों से आपको करके देखना है, क्योंकि कल इसका अगला लेवल लूंगा। कोई कंफ्यूजन रहे तो कल दोबारा हम चर्चा कर लेंगे, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है, लेकिन करके देखना, मैंने कहा था ये जो 72 और 120 का मैंने जो करके दिखाया है, ये मैं सोचना आपके आ गया है, आप खुद करके देखना पहले बिना देखे। ठीक है, अगर आपको लगे कि यार गड़बड़ हो गई है, याद नहीं है, तो जो इस बोर्ड की जो पीडीएफ है वो आपको इसमें मिल जाएगी, तो इसमें डाल करके आप वापस से देखना कि सर ने कैसे करवाया, फिर वापस से एक बार बिना देखे करने की कोशिश करना। ठीक है, फिर बिना देखे आप कर लोगे, उसका होमवर्क मैं आज यही लिख रहा हूं, ध्यान रखना, क्योंकि होमवर्क में आज मैं आपको कैलकुलेशन दूंगा, कैलकुलेशन के लिए क्लास के शुरू में बताया था ना, वो कैलकुलेशन दूंगा होमवर्क में, ये नहीं दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो मैं इसको यही करवा रहा हूं, तो ध्यान से तसल्ली से सुन लो। देखो, आपको करना है 60 का, 90 का, 50 का, 150 का, 180 का, 90 का करवा ही लिया, 75 का, 25 का और 40 का। इन सब का दोनों तरीकों से करके देखना। अगर ये आपने कर लिया तो कल जो मैं क्लास लेने वाला हूं वो पूरी क्लियर हो जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं। किसी को लगे कोई परेशानी है तो एक बार दोबारा से वीडियो को देख लेना, दोबारा से सॉल्यूशन खुद करना, खुद करना पहले, तो खुद करोगे तो क्या गलती हो रही है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है, क्लियर है बात, तो सारी बातें बता दी। ये होमवर्क आज यही दे रहा हूं, ध्यान रखना, क्योंकि उसमें जो होमवर्क मिलेगा वो आपको केवल कैलकुलेशन मिलेंगी, 2-2 डिजिट के जोड़ बाकी करने के लिए जो बताया था वो। ठीक है, तो वही चीजें मिलेंगी, इसलिए आज के लिए इसके अंदर इतना ही मिलेगा आपको। समझ गए बात को, यही आपका होमवर्क है, तो इसको दोनों तरीकों से करके देखना, क्योंकि मैं कल थोड़ा सा बड़ा लेवल लूंगा इसका। ठीक है, चलो धन्यवाद, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कैलकुलेशन करते रहिए।